नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंतरिक्षीय दुनिया ने इसरो ने रचा इतिहास। दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 3 लॉन्च। अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव लाया ठाकरे बंधुओं को साथ। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान। बांग्लादेश के गांव में मुस्लिमों के निशाने पर हिंदू परिवार। उपद्रवियों ने जलाया एक और हिंदू परिवार का घर। इलाके में दहशत। यूनुस सरकार में टारगेट पर हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूपी में उबाल। बिजनौर, कन्नौज, सीतापुर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने फूंका इस्लामिक कट्टरपंथ का पुतला। कांकेर धर्मांतरण विवाद के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद। बस्तर से रायपुर तक दिखा बंद का असर। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर पूरे राज्य में दिखा बंद का असर। पहाड़ से मैदान तक को ठंड का कोहराम। जम्मू कश्मीर से लेह तक, हिमाचल तक भारी बर्फबारी से पहाड़ सफेद। दिल्ली, यूपी, बिहार तक हाड़ कपा देने वाली सर्दी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कन्नौज से अहम खबर है, जहां बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन। हिंदुओं संग हो रही हिंसा के विरोध में हिंदू संगठन लगातार मुखर तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर मारे जाने का आरोप लगाकर संगठनों ने इस्लामिक कट्टरपंथ का पुतला फूंका है। तिरवा क्रॉसिंग से बस स्टैंड तक पैदल मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार का संज्ञान लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम राज्यों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अमानवीय व्यवहार और उनकी हत्या, मंदिरों पर हमले और हिंदुओं के घरों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में उबाल देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम नागरिकों ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर बांग्लादेश के हिंदुओं को अपना समर्थन दिया है। तो ये कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ पुतला दहन करते हुए विरोध मार्च निकाला है और बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहे नरसंहार और उन पर हमले को लेकर विरोध दर्ज कराया और सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार का संज्ञान लेने का भी आह्वान किया है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले हैं। देश में निरंतर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अभी हाल में ही दीपदास जी को जो जिंदा जला दिया गया, उसके विरोध में आज जो है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर पुतला दहन का आयोजन किया है। क्या कारण रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या वजह है? वहाँ पर एक तुष्टीकरण की नीति हो रही है। हिंदू विहीन बांग्लादेश वो लोग चाहते हैं, तो आए दिन हिंदुओं को टारगेट कर करके धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। कन्नौज में जो प्रदर्शन था, किसका पुतला था ये फूंका गया? ये इस्लामिक आतंकवाद का पुतला था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। अपने घर पर पीड़ित से वसूली 4 लाख की रिश्वत। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन मेरठ ने रंगे हाथों घूसखोर को पकड़ा है। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह विवेचना में वसूल रहा था ये घूस की रकम। एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर को कंकड़खेड़ा गिरफ्तार कर कंकड़खेड़ा ले गई है। पूर्व में दारोगा ने फर्जी आरोपी, आपको बता दें, पूर्व में दारोगा ने फर्जी आरोपी भी पेश किया था। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में फर्जी पेशी की थी। उस समय ककोड़ थाने का दारोगा था महेंद्र सिंह।
वहापुर से अहम खबर, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। तो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की है। मेरठ एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों घूसखोर को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह विवेचना में वसूल रहा था पैसे। एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर को कंकर खेड़ा लेकर पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद तो बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप, आपको बता दें बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप में फर्जी पेशी कराई। उस समय कंकोड़ थाने का दरोगा था महेंद्र सिंह। वहापुर से अहम खबर, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। आपको बता दें बहजोई कोतवाली नगर क्षेत्र में ईंट से सिर कर एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची है और सबूत जुटाए हैं। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर सीओ प्रदीप कुमार और थाना प्रभारी भी पहुंचे। हालात का फिलहाल जायजा लिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है। इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। थोड़ी देर में बात करेंगे फिर खाली छोड़ दे बंदूक से। किसके यहाँ से खरीदी है? कभी नहीं में ना ला रहे हो जो कल भी ग्राम में। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे फिर हम खाली छोड़ दे बंदूक से। किसके यहाँ से खरीदी है? कभी नहीं में ना ला रहे हो जो कल भी ग्राम में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह बनारस से लखनऊ जा रही ट्रेन संख्या 15107 इंटरसिटी एक्सप्रेस में छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना में एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अमेठी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के बाद अमेठी शहर के कुछ छात्रों के बीच आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान कोच में मौजूद अन्य यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। ट्रेन में सवार एक यात्री ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो रहा है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस में छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मामूली विवाद कहासुनी के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इससे ट्रेन के अन्य जो यात्री थे वो दहशत में आ गए। किसी यात्री ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक अपर जिलाधिकारी न्यायिक व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पंचाल घाट स्थित मेला श्री रामनगरिया पहुंचकर मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा वहां पर भारी संख्या में मौजूद साधु संतों से मिलकर उनसे व्यवस्थाओं के बारे में उनका मत जाना गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026 में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले बृहद वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई है। वह निर्देशित किया गया है कि सभी विभाग समय से वृक्षारोपण की तैयारियां करना सुनिश्चित करें। 2025 समापन ही लक्ष्य रहेगा। अगले वर्ष के वृक्षारोपण के लिए जमीन का चिन्हीकरण अभी से कर लिया जाए। डीएफओ राजीव कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि 2025 के वृक्षारोपण का अंतर विभागीय सत्यापन हो गया है। सभी विभागों की गणना पंजिका तैयार हो गई है। वन विभाग द्वारा आगामी वृक्षारोपण के लिए नर्सरी की तैयारी कर ली गई है। अगली खबर आगरा से है, जहां ताज नगरी के कीठम क्षेत्र स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार में दशकों से संचालित सूरकुटी दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय पर शिक्षा विभाग ने ताला जड़ दिया है। मान्यता के अभाव और यूडाइस कोड न होने के कारण खंड शिक्षा अधिकारी अछनेरा ने विद्यालय को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से बीच सत्र में दर्जनों नेत्र दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। वहीं कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना किया गया है। विभाग ने विद्यालय प्रबंधन पर नियमों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और प्रतिदिन 10,000 रुपए दंड के साथ एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत दी है। विभाग का तर्क है कि छात्र छात्राओं का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं था। हालांकि वर्ष 1976 से चल रहे इस संस्थान के बंद होने से उन बच्चों के सामने संकट खड़ा हो गया जिनके लिए शिक्षा ही एकमात्र सहारा था। बच्चों की भावुक अपील है और जन रोष भी है। स्कूल बंद होने की खबर मिलते ही बच्चों में मायूसी छा गई।
देखिए कुछ ये कुल मिला करके बच्चों का आहित किया जा रहा है शिक्षा को लेकर के। और बच्चों को जब हम लोग बराबर पढ़ा रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई सरकार का कोई योगदान भी नहीं है, और फिर भी अगर सरकारी हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो हम तो शुरू से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि अगर इसमें कमेटियों का कोई विवाद है तो प्रशासन अपने हाथ लेकर क्यों नहीं विद्यालय को अपने अधीन कर लेती, ताकि ये बार बार का जो बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि सूरदास जो नेत्रहीन विद्यालय रुनक्ता में है वो कुछ दिनों से बंद कर दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट का विवाद है। तो इस संबंध में हम लोग संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करके और इसके क्या इश्यूज है उसके अकॉर्डिंगली इसके त्वरित हम लोग निर्णय लेंगे। मैं इस साल 11th में। स्कूल बंद हो गया है, ऐसे में तो क्या कितना नुकसान हो रहा है पढ़ाई का? सर बहुत परेशानी हो रही है। क्या चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि कक्षाएं शुरू हो जाएं। हमको बहुत परेशानी हो रही है कि हमारा स्कूल बंद कर दिया गया है और हमारी क्लासें नहीं चल रही हैं और हमको क्लास मिल नहीं पा रही है, इसलिए हमको बहुत परेशानियाँ हो। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, सुना देते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ। 9 क्वेश्चन आए आपकी तरफ से। एक बहन ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो टोटल 9 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस्ट शेयरिंग का। इसकी कॉस्ट शेयरिंग इस तरह से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करेगा 1759 करोड़, दोनों इक्वल शेयरिंग। और जो बैलेंस अमाउंट है 5278 करोड़ वो लोन होगा। यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ, का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 1759 करोड़, लोन 5278 करोड़। सेकंड क्वेश्चन था सर्कुलर मेट्रो, क्या यही है? आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें आर के आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ, अंडर दी एंटायर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, ये उसको कनेक्टिविटी देने के लिए है। बेसिकली जो सर्कुलर मेट्रो जो कहते थे आप, उसका कंप्लीट डिज़ाइन बनना था और डिज़ाइन बन के उसका किस तरह से फाइनल शेप बनेगा वो डीपीआर के बेसिस पे बनना था। तो डीपीआर बनने के बाद में यही फाइनल इसका डिज़ाइन तय हुआ है। इसमें राजीव चौक को बाईपास करके आएगी ये लाइन। अगर आप लाइन देख रहे हो, राजीव चौक से पहले आर के आश्रम मार्ग से स्टार्ट होती है। मैं डिटेल वाला मैप निकालता हूँ। आर के आश्रम मार्ग से स्टार्ट होगी, शिवाजी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूछ रही थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन है वो, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट स्टेशन, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस विच इज़ रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का मंडपम जहाँ पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे जाके इंद्रप्रस्थ जो ब्लू लाइन है उस पे इंद्रप्रस्थ पे कनेक्ट हो जाता है। यानी नोएडा से जो आएंगे लोग उनके लिए भी कनेक्टिविटी होगी। जो नोएडा से आएंगे इंद्रप्रस्थ स्टेशन से इंटरचेंज करके सीधा कर्तव्य भवन सकते हैं। उधर जो नॉर्दर्न दिल्ली और से आएंगे उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई। और ये येलो लाइन से जब आएंगे सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करके गुरुग्राम से और जयपुर और वो वाली साइड से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। तो ओवरऑल दिल्ली के मेजर पॉपुलेशन रीजन्स हैं उन सब के साथ कर्तव्य भवन की कनेक्टिविटी हो गई। इसीलिए डिपार्टमेंट का एस्टिमेट था 60,000 एम्प्लॉइज और करीब करीब 2 लाख विजिटर्स जो यहाँ पर आएंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स में, उन सब के लिए कर्तव्य भवन प्लस भारत भवन, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब के लिए एक यहाँ पे कनेक्टिविटी। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन टाइमलाइन, करीब 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन इसके लिए डिसाइड हुआ है। और इसी के साथ का जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रैफिक लॉगिंग का क्वेश्चन में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड है।
अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ मेथड कॉल्ड टनल बोरिंग मशीन, TBM। तो टनल बोरिंग मशीन जो कि हिमालय में जो अभी टनल्स बन रही है उनमें भी वही यूज होती है। तो टनल बोरिंग मशीन कीप्स वर्किंग बिलो द ग्राउंड and whatever sand has to, whatever earth, the materials have to be taken out. They are taken out in a very systematic manner. उसको निकाल के बहुत क्लीन वे में निकाल के बाहर ले जाया जाता का प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन चुका है देश में। और उस मेथड का जिससे कि ट्रैफिक पे इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो, इस तरह की इसकी प्लानिंग है। टाइमलाइन लिया, सर्कुलर मेट्रो लिया, और इस बीच सीधा आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां देवभूमि रजत कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो उत्तरकाशी में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री उन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। तो देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार तैयारियां कर रहे हैं कि और उम्मीद भी कर रही है सरकार की इस शीतकालीन
चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन है, वहाँ के व्यवसायियों के लिए एक प्रमुख साधन है रोजगार का। इसलिए चारधाम यात्रा चाहे शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन हो, सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मायने रखती है। सरकार इसके लिए तमाम बेहतर इंतजाम करती है। अब शीतकालीन यात्रा की अगर बात करें तो तमाम प्रयास सरकार कर रही है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है यात्रियों को ना हो। एक अच्छा मैसेज जो है यात्रियों में जाए कि शीतकालीन यात्रा बेहतर तरीके से उत्तराखंड में संचालित हो रही है, और एक अच्छा अनुभव भी लेकर यात्री यहाँ से जाएं, ताकि लगातार चारधाम यात्रा में बढ़ोतरी हो, विकास हो उसका, जिससे उत्तराखंड वासियों को इसका सीधा लाभ मिले। तो ये एक मैसेज देने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है कि उत्तराखंड में चाहे शीतकालीन चारधाम यात्रा हो चाहे ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा हो, बेहतर इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बिजनौर में हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कार्यकर्ता SRS चौक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश और यूनू सरकार के खिलाफ जोरदार नारे की और पुतला दहन किया। प्रदर्शन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आयोजित ये प्रदर्शन था, जिसमें विशेष रूप से मेमन सिंह हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की कथित बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की कथित ईद से निंदा के झूठे आरोप में भीड़ द्वारा निर्मम हत्या के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र चौधरी ने कहा कि ये अमानवीय और जघन्य घटना है, अमानवीय संवेदनाओं की सभी सीमाओं को लांघने वाली है। आप सबको जानकारी 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें कोई गलती नहीं निकली, सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है। उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुस्सों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। और मुल्ला और कटवे मुल्ला ये बोलते हैं कि हमारे इस्लामिक नहीं है। भाई टोपी लगा के कोई आ रहा है, वो इस्लामिक नहीं तो क्या है? इस्लामिक जिहाद इतना बढ़ गया है। आज हमने उस बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश के जो यूनिस खान है उसका हमने पुतला दहन करा है। ये सांकेतिक है। ये हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। जो बांग्लादेश से लगा हुआ पश्चिमी बंगाल में संदेश खाली रहो, या अभी 3-4 दिन के अंदर गाय का गाना गा रही है। उस
उस देश के अंदर ये बोला जाता है कि अपने धर्म के आधार पर गीत गाया जा रहा है। ये इस्लामिक जिहाद नहीं है तो क्या है? ये थूक जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, इन जिहादियों ने पूरे दिन दुनिया के अंदर। और सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं। विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो वैसे सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपने जो बात कही है, सरकार के बजट के आकार पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आज से 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे वे, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, उसके लिए दोषी था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके, और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद, पांडे जी आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले
उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं है, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात से आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है, हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं, माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्री बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आप और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, इस सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक, किसी भी पौराणिक स्थल पर वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे, और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है, और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबाद की लैंड होगी, तो उस गरीब की
परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा, उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके के माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने प्रशासन बदला है यूपी का। पूरे यूपी सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है। 17 के पहले गड्ढा युक्त सड़कें थी, मेट्रो के नाम पर मजाक बनाया हुआ था, रेलवे के नेटवर्किंग के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं था। आपकी मजबूरी होती है तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अन्यथा जब कांग्रेस में यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी और देश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी कैसे संबंध थे आप लोगों के। यानी मजबूरी के नाम आपके संबंध थे, अन्यथा आप लोग किस प्रकार की अराजकता फैलाते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी, देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप अगले महीने संचालित होने जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे यूपी के अंदर संचालित हो चुका है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित है। इसे प्रयागराज तक और फिर बलिया से अयोध्या इसको एक्सटेंड करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। सरकार का चाहिए तो हो सकता है, लेकिन जब सरकार नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता।
समाजवादी पार्टी को। सत्र के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी अहंकार तब आता है जब कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, लेकिन सब तब पाते हैं जब दुनिया कहती है कि आपने अच्छा कर लिया। और आज दुनिया कह रही है यूपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, हर एक मामले में अच्छा की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी, क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 9 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 9.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 9.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे, आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, वो सम्मान देते, अच्छा रहता, क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं, इनकी ट्रेनिंग भी करना है। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है, क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है।
और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, कल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है, एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में करते हैं। और इसीलिए आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम में भी एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सेक्टर, ये केवल हमने नहीं तैयार किया, पहले से सैकड़ों वर्षों से है, अलग अलग जनपद से। अब आपके यहां काला नमक चावल होता है, ये हमने थोड़े पैदा किया, भगवान बुद्ध के समय से। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, हमने उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग की, अब उसको एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। अरे सब हो रहा है, लोग खाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और साई जी भी बोलेंगे, अब होता है कि नहीं होता है? क्यों आप खिलाइए उनको चावल, क्यों नहीं बुलाते, खिलाते हैं? देखो साही जी और खन्ना जी, अरे नौगढ़ आएंगे, आए रहे हैं। देखो साही जी की एक खूबी है, और प्रदेश के अंदर किसी जनपद में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं क्या खाने की अच्छी चीज क्या है, और देश के अंदर भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई खाने की अच्छी चीज क्या है। और मैं एक बार वाराणसी गया, संजोग से भी मेरे साथ थे, तो बीएचयू के सामने से चल रहे थे मेरे सामने, तो वहां के ढाबे बंद होने लगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि साई जी जब यहां पढ़ते थे तो हम लोग पहले ढाबा बंद कर देते थे। तो ये स्वयं उसके प्रति सजग हैं, और उन्होंने काला नमक चावल को आपके यहां की एक स्पेशल ब्रांड बनाई है। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार साही जी स्वयं काला नमक चावल की खीर पांडे जी को भी खिला दें। तो आप अपने आप बुलाइए ना एक बार। लेकिन आपकी सरकारें जब थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। और ऐसे ही खन्ना जी हैं। अब ये खन्ना जी कहते थे, परसों हमारी एक बैठक चल रही थी, उसमें कह रहे थे कि मुझे रात्रि को बहुत गर्मी लग रही थी, तो टेम्परेचर बाहर जो है 3-4 डिग्री था। मैंने कहा भी आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन पहले बैठक तो कर लीजिए आप। अब ये हाल है, लेकिन हर जनपद के एक एक प्रोडक्ट को, आज की नहीं पुराने समय की थी, बंद पड़ रही थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास डिजाइन नहीं थी, मार्केट की डिमांड क्या है उनको जानकारी नहीं थी, उनको पैकेजिंग की जानकारी नहीं थी। सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया। आज एमएसएमई का देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, लगभग 1.25 करोड़ लोग, अकेले 2 करोड़ परिवार केवल एमएसएमई यूनिट के माध्यम से अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यूपी करता है अपने एमएसएमई यूनिट से दुनिया के बाजारों में यहां का सामान भेज करके। ये काम 17 के पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, और नहीं थी ना।
नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और नहीं, खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। लेकिन यह एमएसएमई सेक्टर में और इन्वेस्टर समिट कैसे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आप औद्योगिक विकास के मंत्री थे और उस समय जब पहली बार इन्वेस्टर समिट की बात आई थी तो हम लोग जब मुंबई रोड शो में गए थे, कैसा वातावरण बना के रखा था यूपी के अंदर आप लोगों ने। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।